सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है रायथान यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वे राजस्थान के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 6 पार्ट आप तक पहुंच गए हैं। ये 7वां पार्ट है और उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि ये जो रायथान यूट्यूब चैनल है, रायथान यूट्यूब चैनल का क्या उद्देश्य है, ये पहले भी मैंने कई बार आपसे बात की, आप तक मैसेज पहुंचाया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि आप तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए। गुणवत्तापूर्ण का मतलब है कि आज की जो परीक्षा पद्धति है उसमें सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बोर्ड ने पिछली परीक्षा जैसे ग्राम सेवक और पटवार जैसी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो सामान्यतः हमें मार्केट में जो किताबें उपलब्ध हैं उनमें वे सवाल हमें नहीं मिल पाते हैं। तो उन सवालों तक हम कैसे पहुँचे? देखो, ज़रूरी ये भी नहीं है कि 100% हम सवालों को एग्ज़ाम हॉल में हल कर पाएँ या 100% हमसे आ पाए। बिल्कुल नहीं। 100% तो यदि हम लोगों को भी एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया जाए तो तय मानना कि 100 सवालों में से 10-15 सवाल ऐसे होंगे जो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। 5-7 सवाल ऐसे होंगे जो हम लोगों से आते हुए भी हम लोग गलत कर बैठेंगे। तो 100% तो कभी नहीं कर सकते और हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यही है इस चैनल का, रायथान चैनल का, कि बच्चों को ये समझा लें हम कि आजकल एग्जामिनर सवाल कैसे पूछ रहा है। बच्चा खुद मेहनत करता है, खुद पढ़ लेगा। विषय वस्तु की उसके पास में कोई कमी नहीं है। मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, तो उसके पास में विषय वस्तु की कोई कमी नहीं है। विषय वस्तु उसके पास खूब है। लेकिन एक स्टूडेंट विषय वस्तु में से जो कचरा है, कचरे का मतलब जहाँ से एग्जामिनर सवाल नहीं पूछता है, उसको हम लोग एक तरफ करें और जहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है उसको हम एक तरफ करें। और ये ध्यान रखना है कि जो पेपर सेटर है, जो पेपर को सेटल करता है, पेपर बनाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि वे पेपर बनाने की जो रणनीति है, यदि आप पिछले पेपर देख रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनर उस रणनीति को बदल रहा है। तो उस रणनीति को किस प्रकार से बदल रहा है और आने वाले समय में एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, इसी की हमको चर्चा यहाँ करनी है। और उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई है, वे सीरीज इसी प्रकार के क्वेश्चनों की चलाई है। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वे सही कूट वाले लिए हैं। सही कूट वाले क्वेश्चन क्यों लिए हैं? उनका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हम एक प्रश्न में 4 पॉइंटों की बात करेंगे और 4 पॉइंटों की हम बात करेंगे तो उन पॉइंटों में एक पॉइंट के अंदर 1, 2 या 3 आंकड़े हैं। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन हमें 4, 5 या 6, 7 जितने भी आंकड़े हैं दे पाएगा। तो क्वेश्चन हमारा एक होगा लेकिन हमें आंकड़े काफ़ी दे पाएगा। इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं ताकि अधिकांश बातों को मैं स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं। प्लस में आप इन क्वेश्चनों को तभी हल कर पाएंगे तब आपके पास में जो बात पूछी गई है, यानी क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा गया है उनके बारे में आपको थोड़ा आना चाहिए। आने के बाद ही आप ये बात क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी बात इसमें सही है और कौन सी बात गलत है। और यदि वे बात गलत है तो गलत क्यों है, क्या कारण है जो वह गलत है, तो इनका हम लोग पता कैसे लगाएंगे, तब हमको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। और ऐसे सवालों को दोस्तों यदि हम लोग हल करना सीख गए तो आप ये भी तय मानना कि फिर आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो रणनीति यही है कि आप लोग एग्जाम हॉल में परेशान ना हो। जितना परेशान आपको होना हो वे आप यहीं पे परेशान हो लें, एग्जाम हॉल में बिल्कुल परेशान ना हो। इसलिए मैंने ऐसे सवाल यहाँ रखे हैं। प्रयास ये किया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऐसा पार्ट उपलब्ध करवाया जाएगा और काफ़ी घंटे की, मैं बता दूं आपको, सैकड़ों घंटों की क्लास आपको आने वाले समय में मैं यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चनों की देने वाला हूं। यानी प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें लगभग सैकड़ों घंटों की मैं क्लास दूंगा ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले दोस्तों आप इसका रिवीजन कर सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक ऐसी विषय वस्तु हम लोग वहां पहुंचाएं आप तक, ताकि एक एग्जाम हॉल में आप लोग थोड़ा डट के मुकाबला
कर सके। तो मेरे मित्रों, यही मेरा निवेदन है आपसे। और ये आप लोगों ने यदि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरा पक्का वादा है कि आने वाले समय में मैं एक नवाचार लेके आऊँगा और आप तक ये बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं वे आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मूल काम है क्वेश्चन नंबर 51 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात वही है, हम लोगों को 4 पॉइंट दिए हुए हैं और चारों पॉइंटों में ये देखना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, और उसके आधार पर ही आपको ये चिन्हित करना है कि उसमें से जो सही कूट बनेगा वे सही कूट कौन सा बनेगा। और उसके आधार पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको एक को चुनना है। देखिए नंबर 1, बीकानेर महाराजा करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि बीकानेर के महाराजा करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता था, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, बीकानेर के महाराजा करण सिंह 1644 ईस्वी में मतीरारी राड नामक युद्ध में अमर सिंह राठौड़ से पराजित हुआ था। दोस्तों ये बात आपको देखो देखने में ऐसे लगेगी कि ये पॉइंट भी सही है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मैंने ये पूछा है कि करण सिंह 1644 ईस्वी में मतीरारी राड नामक युद्ध में अमर सिंह राठौड़ से पराजित हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, अधिकांश किताबों में ये दिया हुआ है कि इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ की ही विजय हुई, लेकिन जितनी मेरी जानकारी में है प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अमर सिंह राठौड़ नहीं जीता। अमर सिंह राठौड़ नहीं जीता, अमर सिंह राठौड़ की क्या हुई थी, पराजय हुई। और यदि अमर सिंह राठौड़ की पराजय हुई तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चले पॉइंट नंबर 3, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा एवं माही भारतवी की उपाधि दी थी। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों ये बात भी सही है। इसका मतलब 1, 3 और 4 सही हैं, तो हमारे पास में सही उत्तर क्या बनेगा, द। तो ये तो एक सामान्य जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल आप तक आ गई है। अब थोड़ा विस्तार से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ये पॉइंट क्या क्या कह रहे हैं। देखिए 1 नंबर जो पॉइंट कह रहा है वे कह रहा है बीकानेर के महाराजा करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। इसकी मैं कहानी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं बीकानेर के महाराजा करण सिंह, अब ये तो आप सब जानते हो कि भाई करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि क्यों कहा जाता है और किसने कहा। देखिए मुगल बादशाह था जिनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ये मुगल बादशाह है। इसने क्या किया कि जो एशिया है, एशिया के विभिन्न प्रांतों पर अधिकार करने के लिए राजपूतों का एक दल भेजा। दोस्तों किनका दल, राजपूतों का एक दल भेजा, और उस दल में बीकानेर के महाराजा हैं जिनका नाम करण सिंह है। करण सिंह भी उस दल में शामिल था। ये बात समझ में आ गई, करण सिंह भी उस दल में शामिल था। यानी शाहजहां ने राजपूतों का एक दल भेजा जिसमें करण सिंह भी था, और एशिया के जो प्रांत हैं, एशिया के प्रांतों को जीतने के लिए एक सैनिक अभियान भेजा। अब क्या हुआ, इन्होंने तब मध्य एशिया के क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन वहाँ एक जनता थी जिन्हें विशेषकर हम लोग एक नाम देते हैं वहाँ के लोगों को, उज़्बेक। इन्होंने क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया, और बीकानेर के महाराजा करण सिंह ने यहाँ एक कूटनीति से एक चाल चली, और कूटनीति के कारण जो संकट में ये राजपूतों का दल था, ये वापस हमारे राजपूताना प्रदेश लौट आया। इसलिए इन्हों सभी राजपूतों ने मिलकर शाहजहां की तरफ से
एक उपाधि दी गई थी। किसको? राजपूतों ने दी। किसको दी? करण सिंह को। और उस उपाधि का नाम है, वे उपाधि के नाम की हम बात करें तो वे है जांगलधर बादशाह। क्या नाम है दोस्तों? जांगलधर बादशाह। क्लियर हुआ? यानी किसने दी? शाहजहां की तरफ से दी गई। और किन लोगों ने दी? कि इनके समकालीन जो राजपूत नरेश थे, उन राजपूत नरेशों ने मिलकर इनको एक उपाधि दी थी। ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। आगे हम दोस्तों भी हमने बात की थी एक मतीरा रे राड़ की युद्ध। मतीरा रे राड़ का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1644 में। देखिए युद्ध क्या था, मैं आप थोड़ा बताता हूं आपको डिटेल से। हमारे पास में हम बात करें तो इधर हमारे पास में नागौर है। यह हम नागौर की बात कर लें, ये रहा नागौर। और हमारे पास में यहां बीकानेर है। क्या है? बीकानेर। और बीकानेर में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है खिलवा। खिलवा गांव है जो बीकानेर का है। और नागौर का एक गांव है, उसका नाम है जोखड़िया। हमारे पास 2 गांव हो गए। कितने गांव हो गए? 2। एक हो गया खिलवा गांव जो कि बीकानेर का है, एक हो गया हमारे पास में जोखड़िया गांव जो कि नागौर का है। अब क्या किया कि बीकानेर के किसान हैं, उन्होंने खिलवा गांव में मतीरा की खेती की। क्या की? मतीरा की खेती। लेकिन ये मतीरा की जो बेल है, ये बेल नागौर के जोखड़िया गांव में आ गई। कहाँ आ गई? नागौर के जोखड़िया गांव में आ गई। तो नागौर के जोखड़िया गांव के किसानों ने कहा कि भाई मतीरा हमारे खेत में आ गया है, इसलिए हम नहीं तोड़ने देंगे। तब बीकानेर के खिलवा गांव के किसानों ने कहा कि मतीरा हमारा है, हमने बीजारोपण किया है, इसलिए मतीरा हम तोड़ेंगे। तो इस मतीरा की बेल को लेकर एक युद्ध हुआ इतिहास में, जिसे मतीरारी राड़ का युद्ध कहते हैं 1644 में। अब इस युद्ध में 2 पक्ष होंगे। एक बीकानेर, तो बीकानेर के जो महाराजा हैं उनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है दोस्तों? करण सिंह। और नागौर में आप सब जानते हो कि अमर सिंह राठौड़, मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले पार्टों में कि अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के थे और महाराजा जसवंत सिंह के भाई और गज सिंह के पुत्र हुआ करते थे। ये बड़े थे लेकिन उद्दंड प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनको इनके पिता ने मारवाड़ की गद्दी पर नहीं बिठाया। ये नाराज होकर चले गए और मुगल बादशाह के पास गए। मुगल बादशाह ने इनको क्या दिया? नागौर दिया। तो अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच में एक युद्ध होगा। और वह युद्ध कब होगा? 1644 में। देखो अधिकांश पुस्तकों में यह बताया गया है कि अमर सिंह राठौड़ इस युद्ध में जीता। लेकिन देखो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मैं सही हूं, लेकिन जिन किताबों को मैं प्रमाणिक मानता हूं और शुद्ध मानता हूं, तो उन किताबों में ये बताया गया है कि युद्ध में करण सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई। और करण सिंह की विजय हुई, इसलिए हमने क्वेश्चन में क्या बताया? अमर सिंह राठौड़ की विजय बताइए। इसलिए दोस्तों ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा क्या था? गलत था। क्लियर हुआ? 1 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर, 2 नंबर गलत हो गया ना भाई? क्यों हो गया? क्योंकि यहां है उल्टा लिखा है। महाराजा करण सिंह पराजित नहीं हुआ था, अमर सिंह राठौड़ पराजित हुए थे। 3 नंबर में हमें कोई विशेष चर्चा नहीं करनी। 4 नंबर, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का सुवर्ण काल कहलाता है। दोस्तों बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का सुवर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सुवर्ण काल कहलाता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्लियर हुआ। आगे हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बीकानेर के इतिहास से संबंधित है। पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी थी। दोस्तों ये जो है पॉइंट है, ये बात सही है कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह लिखा है यहाँ, और आगे लिखा है दयाल दास। देखो यहाँ तक तो बात चलने वाली है कि दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी, राठौड़ी ख्यात लिखी। लेकिन यहाँ जो महाराजा डूंगर सिंह लिखा है, महाराजा डूंगर सिंह लिखा है दोस्तों, यहाँ महाराजा डूंगर सिंह नहीं आएगा। मैं डिटेल से बताऊंगा अभी आपको। यहाँ बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह आएगा। और यदि बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह आएगा दोस्तों, तो 1 नंबर पॉइंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलें आगे। पॉइंट नंबर 2, बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह ने
वेदक सार और पूजा पद्धति नामक ग्रंथ लिखे थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। दोस्तों ये बात भी सही है। इसका मतलब गलत क्या हुआ है हमारा? 1 नंबर। दोस्तों ध्यान से काम लेना है आप लोगों को। आपको यहाँ थकान जरूर होगी क्योंकि सवाल बहुत लंबे हैं, लेकिन आपको डट के मुकाबला करना है। और दोस्तों डट के मुकाबले करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और बहुत कम होते हैं इसका मतलब एग्जामिनर जो वहाँ हम लोगों में से छटनी करेगा वे लाखों में से कुछ लोगों को करेगा, और ऐसे ही लोग आगे जाएंगे। इसलिए हिम्मत रखनी है आप लोग को और लास्ट तक मेरे साथ चलना है। इन क्वेश्चनों से आपके पूरा देखना राजस्थान का इतिहास कवर होगा। पूरा राजस्थान का इतिहास का आप रिवीजन मान लो या मोटे मोटे आंकड़ों की चर्चा कर लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका घर बैठे बैठे। इसका मतलब हमारे पास में 1 नंबर गलत हुआ, तो सही क्या आएगा? 2, 3 और 4, यानी ब हमारा सही उत्तर होगा। अब मैं आपको ये कहानी समझा देता हूं कि ये कहानी क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 1, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उठाया है यहाँ। एक मैंने क्यों उठाया, क्यों बनाया है? जानबूझ के बनाया है, क्योंकि हमारे पास में दयाल दास, ये दयाल दास है, ये एक बहुत बड़ा नाम है दयाल दास। क्यों नाम है? क्योंकि इन्होंने जो बीकानेर के राठौड़ हैं, कहाँ के राठौड़? बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़, वे बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात, इन्होंने एक किताब लिखी है, राठौड़ा या राठौड़ा री ख्यात, ये इनकी एक पुस्तक का नाम है। और इसमें हमें जो बीकानेर का इतिहास है, वे बीकानेर के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है 1651 ईस्वी। कब तक की? 1651 ईस्वी तक की जानकारी हमें यहाँ मिलती है। 1651 ईस्वी में एक बात मैं आपको समझाऊंगा। बात ये समझा रहा हूं कि ये दयाल दास है, ये दयाल दास, ये रहा, ये दयाल दास एक राजा के साथ काम नहीं करेगा, कई राजाओं के साथ काम करेगा। अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये सूरत सिंह के समय काम करेगा, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह के समय काम करेगा। फिर देखिए हम लोग रतन सिंह के समय काम करेगा दोस्तों। किन के समय? रतन सिंह के समय काम करेगा दोस्तों। आगे देखें तो हम लोग सरदार सिंह के समय काम करेगा, सरदार सिंह के समय काम करेगा। और दोस्तों यही आदमी आगे डूंगर सिंह के समय काम करेगा। किसके समय? डूंगर सिंह के समय काम करेगा। लेकिन यह ध्यान रखना है आपको, बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात है, ये 1651 ईस्वी तक का यहां इसमें लिखा हुआ है। और 1651 ईस्वी में ये महाराजा रतन सिंह है, ये महाराजा रतन सिंह का क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। निधन हो जाएगा किसका? रतन सिंह का। और इसी दिन, इसी वर्ष सरदार सिंह का क्या होगा? राज्य तिलक होगा। क्या होगा दोस्तों? राज्य तिलक। ध्यान रखना, बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात है, इसकी रचना यहां रतन सिंह के समय पूर्ण हो चुकी थी। जैसे ही रतन सिंह का निधन हुआ तो सरदार सिंह का राज्य तिलक हुआ। तो सरदार सिंह का राज्य तिलक तक का इतिहास इस ख्यात में हमें मिलता है दोस्तों। और मैंने वहां क्या लिखा था? डूंगर सिंह के समय इसे पूर्ण की। दोस्तों डूंगर सिंह के समय इसे पूर्ण नहीं की थी। क्लियर? डूंगर सिंह के समय इसे पूर्ण नहीं की थी, रतन सिंह के समय इसे पूर्ण की थी। इसलिए हमने जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर जो भी बनेगा उसको क्या माना? गलत माना, पॉइंट नंबर 1 को। क्लियर हुआ कि दयाल दास एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और यदि हम साहित्यकार की बात करें तो बीकानेर के हैं। बीकानेर के कई राजाओं के समय काम करेंगे, सूरत सिंह के समय काम करेंगे, रतन सिंह के समय काम करेंगे, सरदार सिंह के समय काम करेंगे और डूंगर सिंह के समय काम करेंगे। और इसमें बीकानेर के राठौड़ है, उनका पूरा इतिहास मिलता है। कब तक का? 1600 नहीं भाई, ये गलती से लिख दिया मैंने, 1851। ये 1600 नहीं है, ये 1600 गलती से लिखा गया, 1600 नहीं है, 1851। 1851 ईस्वी तक का इसमें जो सरदार सिंह का राज्य तिलक होगा, वहां तक का बीकानेर का इतिहास इसमें दोस्तों मिलता है। चलिए आगे। पॉइंट नंबर 2, बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह ने वेदक सार और पूजा पद्धति नामक ग्रंथ लिखे। दोस्तों सीधा ध्यान रखना है आप लोगों को। तीसरा पॉइंट था कि बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने 1857
कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा। दोस्तों 1857 की जो क्रांति है उसके वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं मेरे, डिटेल वीडियो। तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने नहीं, राजस्थान के 19 राजाओं में से लगभग 16 या 17 राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन सरदार सिंह ने अलग ढंग से साथ दिया। अलग ढंग से कैसे दिया कि इन्होंने जो अपनी राजकीय सेना है उसे अंग्रेजों का साथ देने के लिए पंजाब और हरियाणा में भेजा, यानी राज्य से बाहर भेजा था। और दोस्तों ध्यान रखना, इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने इनकी प्रशंसा की। और जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले में एक वर्तमान में एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है टिब्बी तहसील। तो टिब्बी परगना बीकानेर के महाराजा को दिया गया। सरदार सिंह को अंग्रेजों ने इसी उपलक्ष्य में दिया था कि उसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेना राज्य से बाहर भेजी थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आप सब जानते हो इसको कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि ये राजा गंग नहर के माध्यम से राजस्थान के बाहर के पानी को राजस्थान में सबसे पहले लेके आए, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो गलत था वे गलत ये था, डूंगर सिंह नहीं आएगा, रतन सिंह के समय आना चाहिए, रतन सिंह के शासनकाल में आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ जो सही माना वे क्या माना, बै, क्योंकि 2, 3 और 4 सही थे। चलिए आगे। दोस्तों समझ में आ रहा है? और यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें तो 53 का 1 नंबर पॉइंट, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के संबंध में 4 पॉइंट लिखे हैं। 1 नंबर की हम बात करें, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को 56वीं अकाल में राहत कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 नंबर पॉइंट है वे 1 नंबर पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, महाराजा गंगा सिंह ने चीन युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में गंगा रिसाला ऊँटों की एक सेना हुआ करती थी नामक सैनिक टुकड़ी को भेजा था, जिस कारण इन्हें चीन युद्ध पदक दिया गया था। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराजा गंगा सिंह ने रोम में एक नोट लिखा था जिसे रोम नोट के नाम से जाना जाता है। इसे महाराजा ने 15 मई 1917 ईस्वी को ऑस्ट्रियन चैम्बरलेन को भेजा था। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इन्हीं बातों के लिए मैं ये पार्ट लेके आया हूँ। अभी 2018-19 में एक पेपर हुआ था, उसमें सीधा ये पूछा गया था। कुछ बच्चे आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको पता भी होगा, सीधा पूछा गया था कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने रोम नोट जारी किया था। रोम नोट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? ऐसा सवाल 2018-19 में पूछा गया था। और दोस्तों हमें तो यही पता नहीं था कि रोम नोट है क्या, रोम नोट है क्या। उसके बारे में सही और गलत की पहचान तो हम बाद में करेंगे। हमें तो यही पता नहीं था कि रोम नोट क्या था। तो दोस्तों अभी चर्चा करूंगा मैं आपसे। पॉइंट नंबर जो हमारा 3 है ये भी एक बार सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, 8 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा दिल्ली में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। इस मंडल का प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह थे। दोस्तों ये बात भी सही है, यानी चारों पॉइंट यहाँ बिल्कुल सही हैं। और यदि चारों पॉइंट हमारे पास में सही है तो जो सही उत्तर बनेगा हमारे पास में वे क्या बनेगा, द। क्लियर हुआ? अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन पॉइंटों में कोई बात है जो समझाने लायक है, उसकी मैं आप चर्चा कर रहा हूँ। देखिए नंबर 1 नंबर पॉइंट सही है, ज़्यादा इसमें हमें समझने वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो बिल्कुल ये भी सही है कि तब चीन युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों के पक्ष में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने एक ऊँटों की सेना भेजी थी और जिसके कारण इन्हें चीन युद्ध पदक दिया गया था। क्लियर हुआ? एक बात थोड़ा आप लोग यहाँ थोड़ी ये बात जरूर याद रख लेना कि उस समय जो गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी होती थी उसके जो मुखिया थे यानी उनके जो जनरल थे उनका नाम था डब्ल्यू जी वाकर, यानी डब्ल्यू जी वाकर उस समय
इसके क्या थे, एक नेतृत्व करने वाला कह दो या सेनापति कह दो या जनरल कह दो, नाम है WG वाकर। ये आपसे पूछ सकता है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ये क्या था बता दूं मैं आपको। हुआ क्या था कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह तब लंदन गए थे, तो लंदन से भारत वापस लौट रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो रोम है, रोम यानी इटली की राजधानी है, रोम यानी इटली की राजधानी है, वहाँ एक नोट लिखा जिसे इतिहास में रोम नोट के नाम से जाना जाता है। यानी इसे रोम नोट क्यों कहते हैं, रोम नोट इसलिए कहते हैं कि लंदन से आते समय इन्होंने इटली में एक नोट लिखा, इटली की राजधानी कहेंगे रोम में, इसलिए वहाँ रोम में लिखा गया, इसलिए इसका नाम क्या है, रोम नोट है। अब रोम नोट जारी कब किया गया, 15 मई 1917 को जारी किया गया। गंगा सिंह जी ने 15 मई 1917 को ऑस्टिन चैम्बरलेन को इस नोट को भेजा और उन्होंने आग्रह किया कि उदार एवं सहानुभूति पूर्ण कदम उठाने चाहिए सरकार को, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जो बांध रखा है भारत को, उसे समाप्त करना चाहिए। और महाराजा गंगा सिंह जी ने इस रोम नोट के माध्यम से 4 बिंदुओं का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने बल दिया था कि साम्राज्य के भीतर भारत के लिए शिव सरकार भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य हो सके, यानी शिव सरकार पर उन्होंने शिव सरकार पर क्या दिया था, जोर दिया था दोस्तों। तो ये हमारा 3 नंबर जो पॉइंट है रोम नोट, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर हुआ? 2 बात तो विशेषकर ध्यान रखना कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने जारी किया था, और कब जारी किया गया, 1917 में जारी किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वे यही था कि ब्रिटिश सरकार के अंदर हमें शिव साम्राज्य या शिव साम्राज्य की स्थापना हम लोगों को करनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलें आगे। देखिए पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें। ये सही है कि 8 फरवरी 1921 ईस्वी को नरेंद्र मंडल का गठन हुआ, और नरेंद्र मंडल का जो गठन हुआ वे दिल्ली में किया गया था, और इसका जो नाम दिया गया था नरेंद्र मंडल, वे अलवर के महाराजा थे, उनका नाम जयसिंह था। जयसिंह ने ये नाम दिया, और इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे वे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे। ये बातें बिल्कुल सही है। तो ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन था जो क्लियर हुआ। आगे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 54 की। तो दोस्तों ये भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी हैं। गंगा सिंह जी के बारे में ही इसमें चर्चा की गई है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, महाराजा गंगा सिंह जी संबंधित हैं, चारों पे हमें चर्चा करनी है, और यहाँ से भी सवाल बनने के बहुत चांस होते हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात करें, महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के एकमात्र महाराजा थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों ये बात सही है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, महाराजा शार्दुल सिंह के निधन के बाद उनके 5 पुत्रों ने बीकानेर को 5 भागों में बांट लिया था, जिसे पंचपाना कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि आपसे पूछे कि पंचपाना क्या था बीकानेर रियासत संबंधित, आप बता देंगे कि शार्दुल सिंह जी का निधन हुआ तो उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों ने बीकानेर को 5 भागों में बांट दिया, हम क्या कहते हैं उन्हें, पंचपाना। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, राज्य एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे। दोस्तों ये बात सही है, ये बात सही है कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे, और जो एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का जो समय था दोस्तों, वे समय था 7 अगस्त और 1947 से प्रोग्राम शुरू हुआ और 14 अगस्त 1947 तक चला। यानी 19 रियासत राजस्थान में थी, उनमें से सबसे पहले हस्ताक्षर किए वे 7 अगस्त को हुए, और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर हुए वे 14 अगस्त को हुए। ये बात सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर कर रहे हैं वे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह करेंगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि शार्दुल सिंह करेंगे, लेकिन ये हस्ताक्षर सबसे पहले कर रहे हैं, और एकीकरण पर सबसे पहले किसी राजा ने हस्ताक्षर किए हैं तो वे 7 अगस्त को किए हैं, और 7 अगस्त को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किए हैं। तो दोस्तों ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। अब रहा सवाल कि मैंने यहाँ 14 अगस्त क्यों डाला है। ये जानबूझ के डाला है क्योंकि सबसे अंत में जो हस्ताक्षर करेंगे
सबसे अंत में, तो वे धौलपुर के महाराजा हैं, उनका नाम है उदयभान सिंह। दोस्तों क्या नाम है? उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह सबसे अंत में हस्ताक्षर करेंगे, और वे कब करेंगे? 14 अगस्त 1947 को करेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को, और सबसे अंत में हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ध्यान ये रखना है कि पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने, और अंत में धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने किया था। एकदम क्लियर हुआ? तो ये हमारा गलत हो गया। गलत होने के कारण मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सही था, ये सही था, और गलत हो गया। गलती कहाँ थी? ये हमारे पास में 14 की जगह क्या आना था? 7 आना था, ये गलत था। पॉइंट नंबर 4, महाराजा गंगा सिंह ने बटलर समिति 1927 ईस्वी में इस समिति का गठन हुआ था, के समक्ष ये कहा था कि उनके संबंध इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ नहीं माने जाए न कि भारत सरकार के साथ। ये कह दें आप इसको, ठीक है ना? दोबारा पढ़ देता हूं। महाराजा गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष ये कहा था कि उनके संबंध इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने जाएं, न कि भारत सरकार के साथ। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात भी हमारे पास में सही है तो गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? हमारे पास में 3 नंबर पॉइंट, और यदि 3 नंबर गलत है हमारे पास में, तो सही उत्तर क्या बनेगा? 1, 2 और 4। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करें चौहान वंश के संबंध में, यानी राठौड़ जो था, वे राठौड़ पहले मारवाड़ के राठौड़, फिर बीकानेर के राठौड़, वे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? क्योंकि आप तक इससे पहले 6 पार्ट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से चौहान वंश के संबंध में बातें शुरू हो गई हैं, और पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं। कायम खा रासो जान कवि द्वारा रचित तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंशीय थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, और ध्यान रखना ये सवाल आपके जो पटवार था, पटवार 2016 वाला, उस पटवार प्री का सवाल रहा है। ये सवाल पटवार प्री का रहा है दोस्तों, और 2 नंबर पॉइंट वाला सवाल है। ये मेरे ध्यान नहीं आ रहा, बोर्ड का कोई एग्जाम था 2017-18 में, शायद हो सकता है ये पशुधन सहायक का एग्जाम हो, उसमें ये किताब देखिए पूछा गया था, ये किताब किसकी है। इसलिए दोस्तों दोनों सवाल मैंने यहाँ उठाए हैं, दोनों सवाल मैंने यहाँ उठाए हैं। पहला नंबर पॉइंट बिल्कुल सही है। 2 नंबर पॉइंट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर यदि हम 3 की बात करें, चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गुहक प्रथम ने करवाया था। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और पॉइंट नंबर 4, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष में की, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर नागौर थी। दोस्तों ये बात भी सही है। और यदि चारों बातें सही हैं, चारों पॉइंट सही हैं, तो हमारे पास में सही उत्तर क्या बनेगा? द। रट लेना दोस्तों, इन बातों को समझ लेना, यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। नंबर 1, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, तो इसमें कायम खा रासो जो कि जान कवि लिखेगा, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका उल्लेख हमें इस शिलालेख में मिलता है। और ध्यान रखना, इस शिलालेख के अनुसार ही जो वासुदेव चौहान है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सांबर का प्राचीन नाम सपादलक्ष की सांबर झील का निर्माण करवाया था। दूसरी किताब ध्यान रखनी है किसकी है। तीसरा, आप सब पढ़ते हो, जीण माता के भाई का नाम हर्ष भैरू था, और हर्षनाथ ये चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इनकी जो बहन है जीण माता चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और पॉइंट नंबर 4, आप सब जानते हो कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी, चौहान वंश की स्थापना की, और चौहान वंश की स्थापना की सपादलक्ष में की, यानी सांबर का ये प्राचीन नाम था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर थी, यानी ये नागौर का प्राचीन नाम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है ना? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 56 की, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चौहान शासक अजय राज के संबंध में ये चारों पॉइंट हैं।
चौहान शासक, अजय राज के संबंध में ये चारों पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, अजय राज ने 1133 ईस्वी में अजमेर नगर बसाकर अजमेर में ही गढ़विटली की पहाड़ी पर अजय मेरू का किला बनवाया था। दोस्तों ऐसे सवालों को थोड़ा ध्यान रखना, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये सवाल सही है, लेकिन सवाल को फिर पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे समझ में आएगा कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ कहाँ है बता दूं आपको, ये 1133 ईस्वी है, ये 1133 ईस्वी नहीं है, यहाँ क्या आना चाहिए 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाकर अजमेर में ही गढ़विटली की पहाड़ी पर अजय मेरू का दुर्ग बनवाया। ये कब बनवाया? 1113 ईस्वी में। ये थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग सवाल को पढ़ने में स्पीड कम रखें, समझने में ज्यादा रखें। पूछ क्या रहा है सवाल कह क्या रहा है, इसका मतलब दोस्तों यहां गड़बड़ थी तो गलत है। पॉइंट नंबर 2, अजय राज का शासनकाल चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अजय राज का शासनकाल चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, अजय राज शैव धर्म के समर्थक थे। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, अजय राज ने अजय प्रिय धर्मस नामक चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर उसकी पत्नी सोमलवती का नाम भी अंकित था। दोस्तों ये बात भी सही है। इसका मतलब हमारे पास गलत एक है, वहां भी सन में गड़बड़ है। अब एक गलत है तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बनेगा? ब। 2, 3 और 4। अब देखिए थोड़ी कहानी समझा देता हूं, इनकी कहानी क्या बनेगी। देखिए पहले आपको यह बताना जरूरी है कि ये अजमेर नगर की स्थापना क्यों हुई और नागौर से राजधानी अजमेर क्यों लाई गई। देखिए अब हमें यह समझना पड़ेगा कि नागौर में एक राजा है, इनका नाम है पृथ्वीराज फर्स्ट। ध्यान रखना, पृथ्वीराज तीसरा नहीं, पहले वाला पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज फर्स्ट नागौर के शासक हुआ करते थे। क्लियर हुआ? और इन्हीं के जो पुत्र थे उनका नाम था अजय राज। दोस्तों क्या नाम था? अजय राज। ये इनके पुत्र हैं। अब क्या हुआ इनके समय में, ऐसा माना जाता है कि नागौर जो मुस्लिम आक्रमण का उस समय केंद्र बन चुका था। मुसलमानों का कब्जा होने लगा तो मुसलमानों ने तंग किया अजय राज को। अजय राज ने सोचा कि मुझे ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है, मुझे कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो दोस्तों इस अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया और वहां पे एक पहाड़ी है गढ़विटली पे इन्होंने दुर्ग बनवाया, जिसे हम लोग अजय मेरू का दुर्ग कहते हैं। बाद में उसका नाम तारागढ़ रखा जाएगा, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। तो ये नागौर से अपनी राजधानी को अजमेर ले आया। कब लाया? 1113 ईस्वी में। अब देखो इन्होंने अजमेर नगर बसाया, अजमेर में दुर्ग बनवाया, इसलिए इसे चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है, इनके शासनकाल को। क्लियर हुआ? चलें आगे। 1 नंबर पॉइंट की डिटेल आपके हाथ लग गई, 2 नंबर की लग गई, 3 नंबर में कोई विशेष नहीं है, 4 नंबर में सिक्के चलाए, उन पे अपनी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित होता था। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करें। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमने कोई विशेष नाम नहीं लिखा है, सीधे पॉइंट डाले हैं। नंबर 1, अर्णोराज ने तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का जल रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, पीछे मैंने 1133 दिया था आपको और फिर उसका 1113 ईस्वी हमने किया था। दोनों का महत्व है, क्योंकि 1133 ईस्वी में अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई और 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया, इसलिए मैंने डाला था। क्लियर हुआ? चलिए आगे। 1 नंबर सही था। 2 नंबर, अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान निवास करते थे। बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है। आप थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा दरबारी किस राजा के दरबार में निवास करता था, ये बातें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से।
इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चनों में यही थोड़ा ध्यान रखा गया है कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसा मैटर को पढ़ना है, ऐसा मैटर मैंने यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। देखिए पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें। आना सागर झील के किनारे अस्मता बेगम द्वारा गुलाब का इत्र का आविष्कार किया गया। दोस्तों ये बात भी सही है, 3 नंबर भी सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें। आना सागर झील के किनारे बादशाह जहांगीर ने सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। दोस्तों ये बात सही है, यानी चारों बातें हैं, चारों पॉइंट हैं, ये मैंने यहाँ सही लिखे हैं और चारों सही हैं। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा तो वे क्या बनेगा, द। एकदम क्लियर। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी डिटेल मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ये भी है कि हम लोग डिटेल्स निकालते रहें साथ साथ में, ताकि उससे थोड़ा सा आपने जो भी पढ़ा है तो वे रिफ्रेश हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। 1-1 घंटे भी आप रोज निकालेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लॉकडाउन में आप घर बैठे हो तो आपके ये पढ़ाई है थोड़ा आप लोगों की जारी रहेगी। देखिए 1 नंबर, अर्णोराज ने तुर्कों के खून से रंगी धरती को। देखो ये समझना है आपको कि तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया, तो अर्णोराज ने क्या किया, उन तुर्कों का मतलब वध किया, उन्हें मार डाला। तो वहाँ जो उनके रक्त है, उनकी हड्डियाँ हैं, उनकी जो बदबू थी, वे बदबू वहाँ पूरे शहर में फैल गई। तो उसकी सफाई करने के लिए साफ करने के लिए एक नदी होती थी, चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का जल रोका और जल रोककर एक झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम क्या है, आना सागर झील। क्लियर। अब ये आना सागर झील है, इस आना सागर झील के किनारे अस्मता बेगम यानी जहांगीर की जो पत्नी हुआ करती थी नूरजहां की जो माँ है उनका नाम क्या है, अस्मता बेगम। अस्मता बेगम ने गुलाब के इत्र का जो आविष्कार किया दोस्तों, ये आविष्कार भी इसी झील के किनारे किया था। और इसी झील के किनारे बादशाह जहांगीर ने सुभाष उद्यान और शाहजहां ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। दोस्तों ये जो 12 दरी है, ये 12 मतलब संख्या नहीं है, ये दरियों का नाम है। संख्या पूछे तो क्या है, 5 है। तो ज़्यादा कोई डिटेल वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखाई दिए मुझे, तो चारों पॉइंट हमारे क्या थे, सही थे। क्लियर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिखाई देने वाला है, ये रहा। देखिए विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में 4 पॉइंट हैं, एक राजा के संबंध में है चारों के चारों। और हम बात करें नंबर 1 की, विग्रहराज चतुर्थ को कवि जयनक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। दोस्तों ये पॉइंट सही है। अब इसमें आपको विशेष क्या है वे मैं बता दूं कि विशेष आपको क्या ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ ये आश्रयदाता था विद्वानों का, और खुद भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी है। दोस्तों ये बात सही है, लेकिन मित्रों मैंने यहाँ पॉइंट बनाया इसलिए बनाया है कि ये उपाधि किसने दी है ये आपको ध्यान रखना है। और ये उपाधि किसने दी है, जयनक भट्ट ने दी है। क्लियर। ध्यान क्या रखना है, किसने उपाधि दी है। ये तो पता है कवि बांधव की उपाधि इनके पास है, लेकिन आज ये पता लग गया कि जयनक भट्ट ने इनको उपाधि दी है। मैं बात कर रहा था खुद विद्वान थे, और खुद विद्वान थे तो इन्होंने क्या लिखी, हरिकेली नामक नाटक लिखा। इनका दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा, और इनके दरबारी कवि नरपति नाल्य ने बीसलदेव रासो लिखा। दोस्तों 3 किताब, हरिकेली नाटक खुद लिख रहा है, ललित विग्रहराज सोमदेव लिख रहा है, बीसलदेव रासो नरपति नाल्य लिख रहा है। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बिल्कुल बात सही है भाई, निर्माण करवाया इन्होंने, जिसे तुड़वा कर हुमायूं ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। नहीं दोस्तों, आप सब जानते हो कि हुमायूं ने ये काम नहीं करवाया। ये काम आप सब जानते हो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर समझे आप लोग, फिर से ध्यान दें कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक बार क्या, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये गए हुए थे, और मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है धार जिला। कौन सा जिला पड़ता है, धार जिला। धार जिला में एक संस्कृत पाठशाला इन्होंने देखी। क्या देखी, संस्कृत पाठशाला इन्होंने देखी, और संस्कृत पाठशाला में वहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो बताया जाता है कि वहीं से इन्होंने एक प्रेरणा ली थी
कि मुझे भी मेरे राज्य में ऐसी ही एक पाठशाला का निर्माण करना है। तो दोस्तों फिर इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग संस्कृत पाठशाला कहते हैं। संस्कृत पाठशाला कह दो या उसे सरस्वती मंदिर कह दो। लेकिन ये जो सरस्वती मंदिर है दोस्तों, इसे तुड़वा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी यहाँ जो गलती है हुमायूं नहीं है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया या एक मस्जिद बनवाई। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 3 गलत है। और पॉइंट नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। मेरे दोस्तों ये भी सही है। देखिए इनके दरबार में हम लोग बात करें, कवि है, साहित्य का लेखन इन्होंने किया है, संस्कृत पाठशाला इन्होंने लिखी है, निर्माण करवाया संस्कृत पाठशालों का। तो इसलिए इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। एक चौहानों का स्वर्ण काल और पीछे देखा एक चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल। तो चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल की बात करें तो दोस्तों अजय राज था, और चौहानों के शासनकाल में स्वर्ण काल की बात करें तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ था। एक गलत है हमारे, एक सही 2 सही और हमारे पास में 3 गलत था और 4 सही। इसका मतलब सही उत्तर क्या बनेगा? स। क्या बनेगा? स। दोस्तों समझ में आ रहा हो? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक जरूर करें प्लीज, और कमेंट करके बताएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 के। पॉइंट नंबर 1, किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की है। हम लोगों ने अभी चर्चा की है कि विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, तो तुलना कालिदास और भवभूति से की है, सही है। दूसरा पॉइंट, हमीर देव के गुरु राघव देव का पौत्र वे दामोदर का पुत्र सारंगधर ने हमीर रासो तथा सारंगधर संहिता ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों एक बार ये भी सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी की कोख से हिलपाटन गुजरात में हुआ था। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, महर्षि पाराशर का जन्म वर्तमान पुष्कर में हुआ था, जिन्होंने कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा सवाल है, नया सवाल है। ये 4 भी सही है। चारों पॉइंट हमारे पास सही हैं, तो सही उत्तर क्या बनेगा? द। क्या बनेगा दोस्तों? द। अब लोग हम बात करेंगे कि कहानी क्या बनेगी, उसकी थोड़ी चर्चा कर लूँ मैं। देखो यहाँ हम लोगों ने बात कर ली, कोई विशेष नहीं है, कालिदास और भवभूति से तुलना, क्योंकि विद्वान था। आप सब पढ़ते हो कि हमारे पास में हमीर रासो, ये हमीर रासो रचना 2 आदमियों ने लिखी, दोनों की रचना अलग अलग है लेकिन नाम एक है। एक सारंगधर ने हमीर रासो लिखा दोस्तों, और एक आप पढ़ते हो जोधराज ने हमीर रासो लिखा। तो उस सारंगधर की मैं बात कर रहा हूँ। अब सारंगधर कौन था? हमीर देव के गुरु। देखो कितना बढ़िया सवाल बना है कि रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव के गुरु कौन थे, और उन गुरु का नाम क्या था? राघव देव। और ध्यान रखना इन्हीं का पौत्र था और दामोदर का पुत्र था, जिन्हें इनका नाम क्या है? सारंगधर। और इस सारंगधर ने क्या लिखा था? हमीर रासो लिखा था। चले, जोधराज ने भी लिखा, उसका नाम क्या था? हमीर रासो था। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान तीसरा के जन्म के बारे में मैंने यहाँ बात की है, और आप सब जानते हो 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, और सोमेश्वर की जो पत्नी है कर्पूरी देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और गुजरात में इनका जन्म हुआ दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 सीधा है, इसमें कोई विशेष नहीं है। 4 पॉइंट क्लियर हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 60 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में 4 पॉइंट हैं, एक राजा के संबंध में 4 पॉइंट। पृथ्वीराज तृतीय मात्र 12 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। दोस्तों ये बात गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1177 ईस्वी में ये राजा बन रहे हैं। तो मात्र कितने वर्ष हुए? 11 वर्ष। मात्र 11 वर्ष हुए, और हमने क्या लिख रखा है? 12 वर्ष। इसलिए ये पॉइंट गलत है।
तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, 1166 में जन्म हुआ और 1177 में क्या बना, राजा बना। क्लियर। एक नंबर हमारे पास में क्या था, गलत था। 2 नंबर की बात करें, इनके शासन के प्रथम वर्ष में भुवनमल सेनापति व कदमवास प्रधानमंत्री को इनका संरक्षक बनाया गया। दोस्तों तब 1166 में जन्म हुआ, 1166 में जन्म हुआ, 1177 में राजा बने, तो मात्र 11 वर्ष के थे। तो इनका जो पहला वर्ष था 1177, उसमें भुवनमल को सेनापति, कदमवास को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन दोस्तों 1 साल बाद 1178 ईस्वी में 78 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना राज्य संभाल लिया था। इसलिए यह पॉइंट भी हमारा सही है। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी के आसपास भंडारकों का दमन किया था। दोस्तों समझाऊंगा अभी आपको, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध में महोबा के शासक परमदी देव को पराजित किया था। इस युद्ध में परमदी देव के सेनापति आला और उदल ने वीरता का परिचय दिया था। दोस्तों ये बात भी सही है। अब हमारे पास में 2, 3 और 4 सही हैं, और 2, 3 और 4 सही हैं, तो सही उत्तर दोस्तों क्या बनेगा, ब। क्या बनेगा, ब। 60 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी मैं थोड़ी डिटेल आपको समझा देता हूं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में एक राजा था जिनका नाम क्या था, सोमेश्वर। राजा का नाम क्या था दोस्तों, सोमेश्वर। ये रहा, ये सोमेश्वर एक राजा है, ये रहे। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी दिल्ली के एक शासक थे, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर की ये बेटी हुआ करती थी दिल्ली की। ये दोनों गुजरात में रहते थे और इन्हीं के गर्भ से, कर्पूरी देवी गर्भ से 1166 ईस्वी में जो जन्म हुआ वे पृथ्वीराज का हुआ। और चौहानों में 2 पृथ्वीराज पहले हो चुके हैं, तो ये कौन सा है, तीसरा है। और जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, हिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हो गया। 1166 में जन्म हुआ। 1177 ईस्वी में इनके जो पिता हैं, पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर। सोमेश्वर का क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये 1177 ईस्वी में क्या बन गए, राजा बन गए। मात्र कितने वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है। अब राजा बने तो जो भुवनमल है, छोटे थे ये, तो भुवनमल और दूसरे आदमी का नाम है कदमवास। भुवनमल और कदमवास को इनका संरक्षक बनाया गया। और 1178 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना शासन संभाल लिया। 1166 में जन्म, 1177 में राजा बना, 1 साल बाद स्वतंत्र रूप से अपना शासन संभाल लिया। 1 वर्ष के लिए जो इनके संरक्षक होंगे वे कदमवास और भुवनमल होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक मैंने बताया था भंडारकों का दमन। क्या बताया था दोस्तों, भंडारकों का दमन। ये हमारे पास एक शब्द है भंडानक। ये भंडानक, इधर हम जाएंगे तो गुड़गांव आएगा। क्लियर दोस्तों। समय है 1182 ईस्वी का। भंडानक, देखो सबसे पहले ये समझते हैं भंडानक कौन थे। दोस्तों भंडानक सतलज प्रांत से आए थे और ये एक उपद्रवी जाति थी। और इन्होंने जो गुड़गांव और इसार के जो आसपास का भाग है वहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। और एक मतलब उद्दंड प्रवृत्ति की जाति थी। तो क्या किया, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने, तीसरे ने, भंडानकों का क्या किया दोस्तों, दमन किया और गुड़गांव से इन्हें भगा दिया। अब इनके बीच में युद्ध हुआ, इसे आप गुड़गांव का युद्ध कह सकते हो। और ये लोग यहाँ से भाग गए। अब क्या हुआ कि जैसे हम लोग बात करें कि भंडानकों का दमन हो चुका है और ये गुड़गांव तक इनका साम्राज्य जा चुका है। और इधर हमारे पास में यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा से पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य जाके मिल गया। कहाँ, उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया। और उत्तर प्रदेश में एक जिला होता है, उसका नाम क्या है, महोबा, आज भी है। क्लियर। भंडारकों का दमन समझ में आ गया, गुड़गांव से खदेड़ दिया, ये लोग भाग गए। और जो सीमा है पृथ्वीराज चौहान की उत्तर प्रदेश से जाके मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारे पास में महोबा एक राज्य होता था जो कि वर्तमान में यूपी में है। और यहाँ पे जो शासक होता था वे चंदेलों का शासक होता था। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ परमदी देव, ये परमार्दी देव जो भी है, परमदी देव, ये यहाँ के शासक थे। और इनके जो सेनापति थे, आपने सुना होगा इनकी वीरता के बारे में, आला और उदल थे, ये इनके सेनापति थे। क्लियर। ये देखिए अब क्या हुआ
कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए महोबा पे आक्रमण किया। और महोबा के शासक कौन है? परमदीप देव या परमार्दी देव है। चंदेल शासक हैं, उनके सेनापति कौन है? आला और उदल। दोस्तों इनके बीच में एक युद्ध होगा 1182 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम है दोस्तों तुमुल का युद्ध। कौन सा है? तुमुल का युद्ध। और तुमुल के युद्ध में ये परमार्दी देव हार जाएंगे। जब ये हार जाएंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे अपना एक आदमी छोड़ेगा। आदमी कौन छोड़ेगा? पृथ्वीराज जीत जाएगा, आदमी छोड़ेगा, और उस आदमी का नाम है पंजुन राय। क्या नाम है दोस्तों? पंजुन राय। यानी पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त करेगा और वहां पे अपना कब्जा स्थापित करेगा। तो ये दोस्तों तुमुल का युद्ध था, जो कि महोबा विजय कह दो या तुमुल का युद्ध कह दो। ये दोस्तों यहाँ ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया। अब देखिए क्लियर समझ में आ गई सब बातें कि हमारे पास में 12 वर्ष नहीं आएगा, 11 वर्ष आएंगे। भुवनमल कदमवास संरक्षक बनाएंगे। 1182 में भंडारकों का दमन किया और 1182 में युद्ध हुआ दोस्तों तुमुल का युद्ध। ये मैंने आपको समझाया है, यानी चारों पॉइंटों की एक कहानी बन गई। तो वीडियो लगभग 1 घंटे का दोस्तों बन चुका है, और क्वेश्चन भी इस सीरीज में हमने 10 ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बात जो कर रहे हैं, एक मैंने आपको एक सीरीज चला रखी है। सीरीज का मतलब कि प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, और 3 जो क्वेश्चन ले रहे हैं वे आपको जानकारी में होगा कि वे क्वेश्चन हमारे राजस्थान के ऐतिहासिक कथन कि वे कथन किसके हैं, ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है। तो उन सवालों को बचाने के लिए प्रत्येक पार्ट में मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, और उन क्वेश्चनों को एक बार दे के आपसे जवाब मांगा जाता है। आप उनका कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि इतने जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं कारण क्या है, कि आप लोग रुचि नहीं ले रहे या मेहनत करना नहीं चाहते। दोस्तों विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग ढूंढिए ना, आप लोग ढूंढ के जवाब दीजिए। दोस्तों मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आपको दोस्तों रुचि लेके इनके जवाब दे, मेहनत करें आप लोग, और विषय वस्तु का सामना करें। कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो आप लोगों को एग्जाम हॉल से एक विजय के रूप में विजय दिला के बाहर आपको निकालेंगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों पे बराबर आप लोगों को अपनी पकड़ बनानी है। क्लियर हुआ? चलें आगे। अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था, 2 हमारा हो गया था, 3 आप तक पहुंच गया, 4 और 5 और 6 का जवाब मैंने पिछले पार्ट में दोस्तों आपसे मांगा था। पिछले पार्ट में आपसे मांगा था। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं दोस्तों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ा मेहनत करना सीखें, जवाब देना सीखें। देखिए कथन ये है कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। उक्त कथन किसका है? दोस्तों ध्यान रखना, यह कथन जमनालाल बजाज का है। जमनालाल बजाज का है। जयपुर प्रजामंडल के दौरान तब जयपुर प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इन्होंने लोगों को उत्साहित करने के लिए ये कहा, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। तो ये कथन दोस्तों किसका है? जमनालाल बजाज का है। बहुत अच्छा कथन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? 4 का जवाब मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, इच्छा हो या कि अनिच्छा हो तुम की इससे द्वेष तुम्हें, जीना तो सुनना होगा नूतन युग का संदेश तुम्हें। दोस्तों संदेश लास्ट में लग रहा है, तो आप ये भी तय मानो कि राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र का ही ये देह वाक्य है। क्लियर? चलें, 5 नंबर का दोस्तों जवाब आपको मिल गया है। कोई स्टूडेंट नए हो और इस पार्ट को देख रहे हो, इससे पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं, 6 पार्ट, तो आपको 6ठे पार्ट में ये क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जवाब यहाँ दिया जा रहा है। इस पार्ट के लिए आपके लिए भी नए क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी इंतजार कीजिए। कितना गजब का कथन है दोस्तों। भारत में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होते हैं, जो ऋण देश की प्रत्येक संतान पर, चाहे पुरुष हो अथवा नारी पर रहता है, उसी कर्तव्य को पूरा करने और उसी ऋण से मुक्त होने में हमारा कल्याण है। इसमें से मेरे हिस्से को मेरे लिए छोड़ दीजिए। कितना प्यारा कथन है, देशभक्ति का कथन है दोस्तों। और ये कथन किसका हो सकता है? ये कथन तो बारेट परिवार से हो सकता है दोस्तों। और बारेट परिवार में कौन आएगा? केसरी सिंह बारेट। केसरी सिंह बारेट का दोस्तों ये कथन है, अच्छा कथन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमको 3 क्वेश्चन 4, 5 और 6 पिछले पार्ट के, पार्ट नंबर 6 के जवाब आपको मिल गए हैं। और अब रहा आज के सवाल दोस्तों। आज के सवाल कौन कौन से हैं सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
दोस्तों ये अब 3 सवाल दे रहा हूँ, मेहनत करनी है, इसके जवाब देने हैं, लापरवाही मत बनो। ये ध्यान रखना है कि आलस्य बिल्कुल मत बनो, आलसी मत बनो दोस्तों। आलस्य से आज तक कोई नहीं जीत पाया, यानी जिनको आलस्य है उन्होंने कभी विजय प्राप्त नहीं की। सामना करो, उठो और अपनी तलवार चलाएं दोस्तों। तलवार का मतलब कि अपना दिमाग चलाएं और मेहनत करें और इनका जवाब दे दोस्तों। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, एक सीट पे 400-500 बच्चों का कंपटीशन है दोस्तों। एग्जाम हॉल से घुमा के बाहर फेंकेंगे और ऐसे घायल होंगे कि आने वाले पूरे जीवन में हमारा रक्त निकलेगा। हमारे माँ बाप ने सपना देखा है कि मैं तो नहीं लगा लेकिन मेरा बेटा लगेगा। दोस्तों कहीं ये बात हमें ना कहनी पड़ जाए कि मैं भी नहीं लगा, मेरा बेटा लगेगा। नहीं, ये जमाना ऐसा बदल रहा है कि बेटा जवाब देगा तो पापा आप ही नहीं लगे तो मैं कहाँ से लगूं। इसलिए दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। मैंने जयपुर देख लिया है, अब मैं आराम से मर सकता हूं। जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगले वीडियो में जवाब दे दूंगा। तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था। इस पर देशद्रोह का अपराध कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है। कुछ लोगों के तो सुनते ही जवाब दिमाग में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि एक एग्जाम में सवाल ये पूछा गया है। तो आपको जवाब देना है कि सही उत्तर क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे सब जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। ये पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं, किस पुस्तक से ली गई हैं, या किस गीत से ली गई हैं, या किस समाचार पत्र से ली गई है। दोस्तों चारों में से आपको चुनना है और जवाब आपको देना है। तो दोस्तों आज की ये पार्ट समाप्ति की ओर, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, आपको इनका जवाब देना है दोस्तों। और मैं पुनः आप सबसे एक बार निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप लोगों को पसंद आए, पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पसंद आए तो दोस्तों इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग और लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने से आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये सब्सक्राइब करने से क्या हमारे पैसे लगते हैं, क्या लाइक करने से पैसे लगते हैं। दोस्तों आपको कोई पैसा नहीं लगते हैं, सिर्फ आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करेंगे तो दोस्तों चैनल है ये आगे बढ़ेगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप चाहते हैं कि सर का अच्छा प्रयास है तो दोस्तों आप लोग ये काम कीजिए। आप सभी को एक बार नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।